Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBD Arya Model School, Class 9th History, Chapter 1st, The French Revolution. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट यूनिट, जिसमें हमने देखा फ्रांस की सोसाइटी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, और किस तरीके के क्राइसिस हमने देखा कि चल रहा था। और इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे एक्चुअली में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो किस तरीके से राइज अप हो रहा था, शहर में भी और गांव में भी। ऐसा क्या रीज़न था कि जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस में। इस वीडियो में हम देखेंगे लुइस 16 ने जब इंक्रीज कर दिए थे टैक्स फॉर रीजन फॉर यू लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन। इंक्रीज टैक्स के जो रीजंस हैं वो आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। अपने एक्सपेंसेस को, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए लुइस ने क्या कर दिया था, टैक्स बढ़ा दिए थे। अब लेकिन स्टूडेंट ये आप सोचोगे कैसे होता है, तो ये जो फ्रांस में जो रिजिम था और रिजिम मोनार्क जो थे वो अकेले, उसको ये पावर नहीं थी कि वो टैक्स को इम्पोज कर सकें। मतलब अकेले राजा को सिर्फ ये पावर नहीं थी, इसके लिए उसे क्या करना पड़ता था, एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी जनरल स्टेट्स की, और उसमें ये पास होता था प्रपोजल, अगर उसको न्यू टैक्स बढ़ाने हैं तब वो बढ़ा सकता था। कौन? लुइस राजा। एस्टेट जनरल क्या होती है? ये एक पॉलिटिकल बॉडी होती है जिसके अंदर जो 3 एस्टेट्स थे जो हमने पढ़ा था, उसमें वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं इसके अंदर। और जो मोनार्क होता है फिर वो डिसाइड करता है कि वो डिसाइड करता है कि मीटिंग कब बुलानी है, इस बॉडी की मीटिंग को, यानी जनरल स्टेट्स की मीटिंग को कब बुलाना है। लास्ट टाइम पे ये 1614 में बुलाई गई थी, लेकिन जब राजों को टैक्स बढ़ाने थे 5 मई 1789 को लुई 16 ने क्या बुलाया, मीटिंग बुलाई। ध्यान रखना रेवोल्यूशन 14 जुलाई जो हमने पढ़ा था, और अब यहाँ पे कौन सी डेट है, 5 मई है। तो ये उस इंसिडेंट से पहले का है कि यहाँ पे क्या हो रहा था जिसकी वजह से जो रेवोल्यूशन हुआ, जो पेरिस के सिटी में लोग वहाँ जाके टर्मोइल जो हमने देखा था, पैलेस के बाहर खड़े होकर प्रोटेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे एक रीज़न बनता है, यहाँ पे 5 मई 1789 बोला हुआ है। क्यों? क्योंकि वो एक एस्टेट जनरल की असेंबली बुलाते हैं और वहाँ पे प्रपोजल रखते हैं कि टैक्स बढ़ाना है। तो जो वहाँ पे रिस्प्लेंडेंट हॉल है वर्सल्स में, तो वहाँ पे ये डेलीगेट्स किए जाते हैं, ये होस्ट होते हैं जो कि करते हैं, मीटिंग होती है, तैयारी होती है। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स के 300 रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, यानी दोनों के मिला के उसमें रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और अपने सीट्स पे बैठ जाते हैं, फेसिंग टू ईच अदर, यानी अपनी अपनी रॉ में बैठ जाते हैं जहां उनकी सीटेड होती हैं। अब लेकिन 600 मेंबर जो थर्ड स्टेट के थे, जबकि 300 मेंबर किसके थे, फर्स्ट और सेकंड के, और ये 600 हैं ये थर्ड स्टेट के हैं। तो ये खड़े हुए थे क्योंकि इनके लिए सीट नहीं थी बैठने के लिए। अब थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेड हैं वो अब हो चुके थे मोर प्रॉस्पर्स एजुकेटेड मेंबर थे, यानी अब वो रिच बन चुके थे। आपने देखा था ना पिछली वीडियो में किस तरीके से वो रिच बने, और किस तरीके से फिर वो क्या करते हैं, अब वो एजुकेटेड हो जाते हैं। तो अब उनको एक न्यू आइडिया मिल चुके हैं, पता चल चुका था कि किस तरीके से सही है और क्या गलत है। तो जो पीजेंट हैं, आर्टिजन है, वुमेन है, डिनाइड एंट्री टू द असेंबली, उनको असेंबली में आने की परमिशन ही नहीं थी कि वो असेंबली में आएँ और खड़े हों। तो जो बहुत सारे ग्रीवेंसेस थे या डिमांड्स थी लोगों की, उन्होंने 14,000 लेटर्स में अपने रिप्रेजेंटेटिव को ये लिखकर भेजा, और वो ये जो रिप्रेजेंटेटिव थे 600, वो इन लेटर्स को लेकर आए थे इस असेंबली के अंदर। ग्रीवेंसेस यानी जो उनकी तकलीफ़ें थीं और डिमांड्स थीं, ठीक है। अब ये जो वोटिंग हो रही थी स्टेट जनरल की, तो ये कंडक्ट की जा रही थी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जो 1 वोट हर स्टेट को देने हैं। तो इस टाइम पे भी लुइस ने इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखा, सेम प्रैक्टिस को, कैसे कि एक स्टेट है, सेकंड स्टेट है और थर्ड स्टेट है, 1। लेकिन आप ये सोचो ना कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के मिला के तो 2 वोट हो गए, और जबकि इनको टैक्स पे नहीं करना, और इनकी तो बात मानी जाएगी ना क्योंकि इनके ज़्यादा वोट हो गए एक और एक को मिला के, जबकि यहाँ पे थर्ड स्टेट के मेंबर चाहे कितने भी ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ और टैक्स भी इनको पे करना है और इनकी वैल्यू भी कम हो रही है। तो यहाँ पे जो मेंबर होते हैं थर्ड स्टेट की, वो डिमांड करते हैं कि आप जो वोटिंग कंडक्ट कराएं वो असेंबली में सबकी कराएं, मतलब असेंबली में जो मेंबर हैं उन सबको एक एक वोट डालने का अधिकार दो, ना कि आप जो ये फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट को एक एक वोट डालने का राइट दिया, वो ना करके आप क्या करो, आप जो उसके अंदर जो मेंबर बैठे हैं, यहाँ जो मेंबर बैठे हैं 300, और सेकंड ये
फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के और थर्ड स्टेट के जो मेंबर हैं अंदर बैठे हुए हैं उनसे वोट डलाओ, वोट डालने के लिए बोलो। तो अब ये इस चीज़ को मना कर देते हैं राजा कि भाई नहीं क्यों। और वैसे भी ये जो आइडिया इनके मन में कैसे आते हैं, क्योंकि इन्होंने जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पढ़ रखे थे, किसके, फिलोसफर्स ने जो आइडिया दिए थे, रूसो ने अपनी बुक में द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। तो उस आइडिया के बेस पे इन लोगों ने ये बोला कि वन वोट वन पर्सन कंडक्ट होना चाहिए। और किसने करी थी ये, न्यू मिडिल क्लास जो थे, प्रॉस्पर्स थे, और जो थर्ड स्टेट के जो एजुकेटेड पर्सन थे जो वहाँ पर आए थे, उन्होंने बोला कि भाई वोटिंग कराओ। और स्टेट की नहीं, जबकि हर जो भी मेंबर यहाँ बैठे हैं उनकी सबकी कराओ। अब किंग ने ये रिजेक्ट कर दिया। ये आपको स्टूडेंट बुक का नाम भी ध्यान रखना है, फिलोसफर का नाम ध्यान रखना है, रूशो, और उसने कौन सी बुक में बोला है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बोला है कि हमें किस तरीके से इक्वलिटी की बात करी है लॉ की। तो वो ध्यान रखना है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करी है अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूशो ने। ठीक है, उसके बाद जब ये प्रपोजल को राजा मना कर देता है तो थर्ड स्टेट के जो मेंबर होते हैं असेंबली से बाहर चले जाते हैं प्रोटेस्टिंग करते हुए कि हम आपसे एग्री नहीं है, क्योंकि अब बेटा वो एजुकेटेड हो चुके हैं बच्चों, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं कि अब वो प्रॉस्पर्स बन चुके हैं, एजुकेटेड बन चुके हैं, फिलोसफर्स के आइडिया वो सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, तो अब उनको पता चल गया है कि भाई डेमोक्रेटिक की वैल्यू है, राजा की हम नहीं सुनने वाले, और ये गलत हो रहा है जो अनइक्वलिटी दिखाई जा रही है यहाँ पर। तो रिप्रेजेंटेड थर्ड स्टेट्स के जो होते हैं वो बोल देते हैं अपने आप को कि हम नेशन बनाएंगे, अपना फ्रेंच नेशन खुद बनाएंगे। 20 जून को वो असेंबल होते हैं कहाँ पे, हॉल इंडोर टेनिस कोर्ट के आगे, मतलब इंडोर टेनिस कोर्ट में वहाँ जाके वर्सल्स में इकट्ठा हो जाते हैं और डिक्लेयर कर देते हैं अपने आप को एक नेशनल असेंबली, कि हम नेशनल असेंबली हैं और अब यहाँ से हम जब तक नहीं हटेंगे जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेंगे। तो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, और बनाने के लिए वो क्या बनाते हैं उसमें कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि हम मोनार्क की पावर को क्या कर रहे हैं, लिमिट कर रहे हैं। और इसमें उनका साथ किसने दिया, जो मेराब्यू और आवेसियस हैं, ये दोनों फिलोसफर्स हैं, इन्होंने साथ दिया कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन करने में। क्योंकि मेराब्यू बेशक वो एक नोबल फैमिली के थे, लेकिन वो भी जानते थे कि ये जो सोसाइटी में फेडरल प्रिविलेजेस हैं ये नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनको सही गलत का फ़र्क पता था। बल्कि वो खुद ही एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, फिर भी वो इन चीज़ों के खिलाफ थे। और उन्होंने एक जर्नल भी निकाली जिसमें स्पीच दी है, और क्राउड असेंबली में भी दी थी वर्सल्स में इसके खिलाफ कि फेडरल प्रिविलेजेस ख़त्म होने चाहिए। उसी के साथ साथ जो ये थे एबेसियस, इन्होंने भी एक पुजारी की फैमिली से थे, और ये इन्होंने लिखा है एक इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट लिखा जिसमें व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट बताया है, समझाया कि कितना इनका इम्पोर्टेंट रोल है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं। तो यहाँ पे फिलोसफर भी हेल्प करते हैं नेशनल असेंबली बनाने में। नेशनल असेंबली कौन बना रहे हैं स्टूडेंट, जो थर्ड स्टेट के मेंबर हैं, न्यू मिडिल क्लास है, जो प्रॉस्पर्स हैं, एजुकेटेड हैं, वो बना रहे हैं। ध्यान रखना, नेशनल असेंबली की फॉर्मेशन कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया है, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बिजी हो गए हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन में तो बनेगा नहीं। तो नेशनल असेंबली बिजी हो गई वर्सल्स में ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी बनाने में। लेकिन अब और क्या हो रहा था, मतलब ये चीज़ें थोड़ी हो रही थी, वो तो बिजी हो गए नेशनल असेंबली बनाने में। अब फ्रांस में और भी चीज़ें देखने को मिल रही थी, यानी उथल पुथल हो रही थी, टर्मोइल हो रहे थे। किस तरीके के, जो विंटर में थी तो वहाँ पे जो फसल है हार्वेस्ट ख़राब हो गई, यानी बहुत ज़्यादा फसल ख़राब हो गई सर्दियों में, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आई थी गांव में, जो ब्रेड हैं उसके प्राइसेस बढ़ गए गांव में या शहर में, क्योंकि डिमांड, पॉपुलेशन पहली बढ़ गई थी, डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं। तो जो बेकर्स थे, यानी जो बेकर्स थे जो सामान को खरीदते हैं बेचते थे, वो एक्सप्लॉइटेड करने लगे सिचुएशन में, हॉर्डेड करने लगे सप्लाईज़ को, क्योंकि क्वांटिटी कम आ रही है तो वो अगर अपने पास स्टोर करके रख लेंगे तो ऊंचे दाम पे वो बाद में बेच सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा घंटे खर्च करने के बाद भी लंबी लंबी लाइन में, बेकरी की लाइन में जो क्राउड खड़ा रहता था, खासकर स्पेशल वुमेन, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और कि हम लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं लेकिन हमें क्या नहीं मिल रहा है, सामान नहीं मिल रहा है। तो वो क्या करते हैं, शॉप्स में जाते हैं और उन तोड़ फोड़ मचाते हैं, उन्हें गुस्सा आ जाता है इसीलिए। एंड सेम टाइम पे ये तो चल रहा था कि भाई अभी सिटी में क्या हो रहा है, उसके बाद
उसी टाइम पे क्या हो रहा था कि जो किंग ने ऑर्डर दिया था कि आप पेरिस में जाओ और देखो वहाँ पे इस सिचुएशन को संभालो, जो कि वुमेन्स हैं वो क्या हो रही हैं, बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ मचाना या ये सब चीज़ें चल रही थी। तो 14 जुलाई को एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉय द बास्टिल, और बास्टिल यानी जो 14 जुलाई को भीड़ थी वो इकट्ठा होती है पेरिस में, यानी वहाँ पे जाते हैं और बास्टिल को तोड़ देते हैं। तो स्टार्टिंग में स्टूडेंट आप सबसे फर्स्ट पेज में जो आपने पढ़ा था कि 14 जुलाई को क्या हुआ था वहाँ पे, तो जिस तरीके से इसने 5 मई को टैक्स बुलाने के लिए मीटिंग बुलाई थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि अब 14 जुलाई के आते आते अब यहाँ पे क्राउड में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया है, बढ़ गया है पब्लिक में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रहे हैं। और जबकि राजा ने जो ऑर्डर दिए थे, क्या ऑर्डर दिए थे कि आप जाके वहाँ पे मैनेज करो, उस चीज़ को संभालो, जो यहाँ पे इतना एग्रेशन बढ़ चुका है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और इतनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो रही है, तो उसको संभालने के लिए बोला था। लेकिन उसको थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट हो गया और लोगों ने सोचा कि ये हमें मारने के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या करा था, बासिल के किले को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो 14 जुलाई 1789 की बात है कि वहाँ पे रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। रेस्ट ऑफ पूरे पार्ट में जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो प्राइस बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू हुई है। ये तो सिटी में चल रहा था, लेकिन आप कंट्री के बाहर यानी गांव में भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये जो आप धीरे धीरे एग्रेशन देख रहे हो, रेवोल्यूशन देख रहे हो, आपने फर्स्ट पेज में भी पढ़ा है, वही चीज़ देखो, स्टोरी यहाँ पे ना कनेक्ट करो कि हाँ हमने फर्स्ट पेज पे 14 जुलाई को जो इंसिडेंट देखा था वही हम यहाँ पे अब रीज़न पढ़ रहे हैं, लेकिन डीपली में पढ़ रहे हैं कि भाई एक्चुअली में हुआ क्या था। भाई नेशनल असेंबली में एक तो लोग बिजी हो गए अपना ड्राफ्ट बनाने के लिए, सेकंड अब लोग वहाँ पे बास्टिल का किला तोड़ देते हैं। अब गांव में क्या हो रहा होता है, गांव में ये अफवाह होती है कि रूमर फैल जाती है विलेज टू विलेज में कि जो मैनोर हैं यानी बड़े बड़े जागीरदार हैं, वो उन्होंने हायर करे हैं बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स, दैट मीन्स जो वहाँ पे जो लुटेरे हैं वो हायर करें जागीरों ने हमारी फसल जो पक गई है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए, ख़राब करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा उनके अंदर फ्रिंजी ऑफ फियर होता है, यानी उनका एक वाइल्ड बिहेवियर आ जाता है। और पीजेंट जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट में सीज कर सेवरल डिस्ट्रिक्ट सीज हो एंड पिक फॉर्क एंड पिच फॉर्क एंड अटैक्ड चैटेक्स, यानी जो ये वहाँ की लैंग्वेज का वर्ड है, जो किला है उस पर अटैक कर देते हैं। किसके? जो जागीर की जगह जो सामंतों की जगह जो मैनोर हैं, सामंत हैं, उनके जो किले हैं उन पर अटैक कर देते हैं। कौन? जो पीजेंट्स होते हैं अपने, इनके जो हथियार होते हैं, यानी जो मतलब दराती हो गई या फिर कसला हो गया, कुदाली हो गई, ये इस टाइप के जो वर्ड्स थे वो लिए और उन पे हमला कर दिया। और वहाँ जाके उन्होंने जो हॉर्डेड कर रखा था ग्रेन, वो जमाखोरी कर रखी थी, वो लूट लिया और आग लगा दी उनके डॉक्यूमेंट्स में जो रिकॉर्ड थे किसके, मैनोरियल ड्यूज़ के, जो इनसे लगान वगैरह लेते थे, वसूल करते थे। अ लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लड, वहाँ से जो नोबल से अपनी जान बचा के भागे। और होम्स मैनी ऑफ दैम माइग्रेटिंग टू नेबरिंग कंट्रीज़, और बहुत सारे नोबल्स ने दूसरी कंट्रीज़ में अपने आप को माइग्रेट करा, वहाँ भाग गए, अपने आप को छुपाया। तो गांव में और शहर में आप देख रहे हो ना किस तरीके से प्रॉब्लम चल रही है। गांव में किस तरीके से प्राइसिंग राइज हो रही थी और किस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गांव में भी एक र्यूमर फैल गई और शहर में भी र्यूमर फैल गई कि भाई यहाँ पे ये सिचुएशन ख़राब हो रही है, तो वहाँ पे तो ये सब चलते हुए अब सब्जेक्टेड टू पावर आप देख रहे हो जो रिवॉल्टिंग चल रहा था। तो लुइस समझ गया, उसने फाइनली समझ गया कि नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज कर दिया कि भाई ये अब ज़्यादा सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो गई, रिवॉल्टिंग हो गया है। तो वो एक्सेप्ट कर लेता है प्रिंसिपल दैट हिज पावर एंड फ्रॉम नाउ ऑन चेक बाय कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अब जो भी वर्क करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन उसकी पावर को चेक करने के लिए रहेगा। तो नेशनल असेंबली को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। और नाइट 4 अगस्त 1789 की बात है। तो स्टूडेंट आप देख रहे हो कि 14 जुलाई को क्या होता है, रिवॉल्ट होता है, रेवोल्यूशन होता है। और 4 अगस्त 1789 को असेंबली पास हो जाती है, डिक्री हो जाता है अबॉलिश ऑफ पास अ डिक्री, एक डिक्री पास की जाती है, यानी एक लॉ पास हो जाता है कि अबॉलिश हो जाएंगे अब फेडरल सिस्टम
ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस, यानी जो भी उनको ऑब्लिगेशन थे या टैक्सेस थे फेडरल सिस्टम के जो पे करने पड़ते थे फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट को, वो नहीं दिए जाएंगे। और मेंबर्स ऑफ क्लर्जी जो हैं फोर्स करते थे, जो कि गिव अप कर दिए गए, उनके प्रिविलेजेस वो ले लिए गए। और जो टिथ्स था जो वो भी अबॉलिश कर दिया। और जो चर्च से उनकी जो लैंड थी वो कन्फिस्केटेड कर दी गई, ले ली, कब्जा कर लिया गया, क्योंकि वो एक दान में लेते थे ना चर्च, मतलब दान में अपने लेते थे। तो वो असेट्स वो भी ले ली इनसे, चर्च से, उनके प्रिविलेजेस भी ले लिए। और अब टैक्स भी अब सिर्फ फर्स्ट स्टेट को नहीं पे करना बल्कि इनको भी अब पे करना है। और दूसरा ये भी बोल दिया गया था कि जो इस चीज़ से क्या फ़ायदा हुआ, 2 मिलियन लिब्रे गवर्नमेंट्स के पास आ गई थी, क्योंकि इन्होंने एक्वायर कर ली थी गवर्नमेंट ने किसकी असेट्स, चर्च की। तो ये अब नए नए नेशनल असेंबली ने रूल बनाए जिससे कि अब बिल्कुल सिचुएशन चेंज होने वाली थी के तैयार हो जाता है बिल्कुल नेशनल असेंबली का। तो इसमें क्या है, उन्होंने मोनार्की पावर को लिमिट कर दिया, और जो वहाँ पे पावर है वो क्या कर दी, अब अलग अलग सेपरेट असाइन करी, यानी इंस्टीट्यूशन में बांट दी, लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में। तो एक अब ये नया कॉन्स्टिट्यूशन बन के आ गया था, वो हम उसमें ने एक्सप्लेन करा था किसको क्या काम करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, पूरा स्टूडेंट आप इसको समझ लेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी क्या पावर है और क्या नहीं है। जैसे कि दो तरह के मेंबर होते थे, एक होते थे एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। इनको वोट डालने का अधिकार था किसको, 4 मिलियन 8 मिलियन पॉपुलेशन में से सिर्फ 4 मिलियन पॉपुलेशन को वोट डालने का अधिकार था। क्यों था, क्योंकि ये अपनी वेजिस का 3 डेज की वेजिस जो पे करते थे वही वोट डाल सकते थे। अब ये किसको वोट डाल सकते थे, लेजिस्लेट जुडिशरी बनाने के लिए, और मतलब जज बनाने के लिए। एक तो ये डायरेक्ट वोट डालते थे तो एक्टिव पैसिजन यहाँ पे जुडिशरी बन जज बन जाते थे। सेकंड, ये इलेक्ट्रोल जो 15,000 मैन देख रहे हो, इनको सिलेक्ट करने के लिए वोट डालते थे। अब जो ये इलेक्ट्रोल थे जो थे ये वोट डालते थे आगे नेशनल असेंबली बनाने के लिए, जिसमें 745 मेंबर हुआ करते थे। ठीक है, ये पूरा सिस्टम बताया है कि स्टूडेंट किस तरीके के अब काम होता था नेशनल असेंबली ने 1791 में जो बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये नेशनल असेंबली क्या करती थी, कंट्रोल करती थी किसको, एग्जीक्यूटिव में जो किंग्स थे और मिनिस्टर थे काम करने के लिए रखे गए थे। और ये फॉलो किसको करेंगे, नेशनल असेंबली के ऑर्डर को फॉलो करेंगे। और नेशनल असेंबली कंट्रोल करेगी किसको, मिनिस्टर्स को। और एक किंग को वेटो पावर थी कि भाई हाँ, वो देख सकते हैं कि वो काम किस तरीके से करना है नहीं करना है। तो एक ये वेटो पावर हो गई नेशनल असेंबली के लिए, किंग के पास थी कि वो डिसाइड कर सकते थे, कुछ चीज़ों में उनको छूट थी। और यहाँ पे जो कंट्रोल था लेकिन किसका रहेगा, नेशनल असेंबली का रहेगा, किसके ऊपर, किंग के ऊपर, मिनिस्टर के ऊपर। तो ये जो किंग है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मिनिस्टर हैं, ये एग्जीक्यूटिव में हैं। तो दो तरह के वोट हो पाते थे। ठीक है, जो कि कौन करता था, एक्टिव सिटीजन करते थे। अभी पेपर में आपके आ सकता है कि एक्टिव सिटीजन क्या होते हैं और पैसिव सिटीजन। पैसिव सिटीजन यानी जो वोट डालने का अधिकार नहीं था, 3 मिलियंस मैन, वुमेन, चिल्ड्रन और यूथ ऑफ बिलो 25 से नीचे के होते थे। और एक्टिव सिटीजन यानी जिनको वोट डालने का अधिकार था, कौन कौन होते थे, जैसे कि ये इसमें स्पेशल बता ही रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में क्या था, 71 में ये पावर थी कि जो लॉ बना है नेशनल असेंबली के द्वारा उसमें इनडायरेक्टली इलेक्टेड करने का जो एक कॉन्स्टिट्यूशन में रूल था। जैसे कि सिटीज़न है उनके पास जो इलेक्शन ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉल है, यानी वो इलेक्ट्रॉल को सिलेक्ट करेंगे जो कि असेंबली चूज़ करेंगे। ऑल सिटीज़न जितने भी हैं उनके पास राइट डालने का वोट था, जो 25 ईयर्स से ऊपर हैं और जो 3 डेज़ की एटलीस्ट अपनी लेबर मजदूरी दे सकते हैं, तो वो इस एक्टिव सिटीज़न में आएंगे। और बाकी जितने भी रिमेनिंग बच जाते हैं वुमेन या और पैसिव क्लास में आएंगे सारे के सारे, जो पे नहीं कर सकते हैं। यानी क्वालिफाई अगर आपको इलेक्ट्रॉल करना है, यानी अगर आपको असेंबली ऑफ मेंबर बनाने की जो एक प्रोसेस है उसमें अपने आप को एनरोल कराना है, तो आपको
आपको टैक्स पेयर की हाईएस्ट ब्रैकेट में आना होगा, यानी पे करनी पड़ेगी आपको अपनी उसके अंदर टैक्स देना पड़ेगा। उसके अंदर फिर इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में राइट ऑफ मैन एंड सिटीज़न, यानी यहाँ पे वुमेन्स का कोई अभी रोल नहीं है, वुमेन के लिए कोई भी अभी राइट नहीं थे। राइट ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ओपिनियन, लॉ बिफोर लॉ, इक्वलिटी, ये सारी चीज़ें इसमें डिक्लेयर कर दिया। और नेचुरल इनएलिएबल राइट्स मीन्स यानी जो नेचुरल है, जो तो एक तो आपको गॉड ने दिए ही हैं, जैसे आपको जीने का अधिकार दिया है तो वो तो दिया ही है, नेचुरल वो तो आपके पास है ही। इनएलिएबल इनएलिएबल राइट्स यानी वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। अगर आपकी लाइफ है और वो गॉड ने दी है तो वो आपके पास ही रहेगी। तो नेचुरल और इनएलिएबल राइट यानी जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन आपको देता है, यानी जो पीपल है उनको देगा। और ह्यूमन बींग्स जो हैं बाय बर्थ, जैसे जो कि हम मानते हैं, जो बिलोंग करते हैं बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे, जो जन्म से जो चीज़ मिली हुई है वो उनसे नहीं छीनी जाएगी। इट वॉज अ ड्यूटी ऑफ द स्टेटस ऑफ प्रोटेक्ट ई सिटीजन नेचुरल राइट्स, और इसी बेस पे उनके नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो ये मैन एंड सिटीजन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कर दिया था कि क्या उनको मिलना चाहिए क्या नहीं। ध्यान रखना ये मिडिल क्लास के लोगों ने बनाई थी नेशनल असेंबली, और अपने के अकॉर्डिंग उन्होंने ये रूल रेगुलेशन बनाए थे। अभी इसमें कुछ दे रखे हैं सिंबल जो कि पॉलिटिकल सिंबल हैं, जैसे कि ये चेन है, ब्रोकन चेन, ये बता रही है कि किस तरीके से जो स्लेव हैं वो अब क्या उन्होंने चेन तोड़ दिया, वो फ्री हो चुके हैं। उसके बाद ये फिर एक बंडल ऑफ रोड बताती है कि एक चीज़ को तोड़ सकते हैं लेकिन ये यूनिटी को शो करती है, एकता को शो करती है, क्योंकि एक स्टिक तोड़ सकते हैं ना लेकिन बहुत सारा बंडल तो नहीं तोड़ सकते। ये आई ऑफ ट्रायंगल रेडियंट लाइट बताती है कि किस तरीके से एक स्टैंड करती है नॉलेज पे, यानी नॉलेज जो होती है वो किस तरीके से स्टैंड करती है, और जो रेज है ये अपनी इंक्रीज कर रही है नॉलेज, और लोगों को अब पता चल रहा है और वो इग्नोरेंस कर रहे हैं क्लाउड को, यानी अब जो नॉलेज है वो ज़्यादा स्प्रेड हो रही है, लोगों को समझदारी आ रही है, पता चल रहा है अपने राइट्स के बारे में। और जो क्लाउड्स हैं इग्नोरेंस के, यानी जो अभी तक उनको इग्नोर किया जा रहा था वो अब ख़त्म हो रहा है सिस्टम। उसके बाद ये आप देखेंगे एक स्पेक्टर है जो कि रॉयल को शो करता है पावर, जिसके पास है उसके पास रॉयल पावर है। ये रिंग है जो कि शो करती है नाइदर बिंग नॉर एंड, ना तो इसकी कोई कोई इसका अंत नहीं है, यानी ये सिंबल एटर्निटी की है, यानी बिल्कुल इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा पावर को शो करती है। और फिर ये बताती है रेड फ्री गेन कैप, जो स्लेब्स फ्री हो गए थे वो पहनते थे इसको। ये ब्लू वाइट रेड दिखाता है कि फ्रांस का जो एक कलर नेशनल कलर है। और ये जो वुमेन है ये शो करती है कि अब प्रसनिफाई करती है लॉ को, यानी आप अब आज़ाद हैं और इक्वलिटी लॉ के अकॉर्डिंग हैं। और ये टैबलेट ये शो करता है कि ऑल आर इक्वल बिफोर इट, यानी लॉ के आगे सब बराबर हैं। तो ये सिंबल हैं जो कि शो करते हैं कि किस तरीके से वहाँ की अब जो इस वीडियो में स्टूडेंट हमने सीखा है कि किस तरीके से जो एक्टिव और पैसिव किसे कहते हैं, और कब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1791 में तैयार हो गया था हमारा नेशनल असेंबली, इनका मतलब फ्रांस का। और इन्होंने किस तरीके से जुडिशरी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एक पूरा बना से वोट कौन डाल सकता था, वोट डालने के लिए भी जो एक्टिव सिटीजन थे वही वोट डाल सकते थे, और वही क्या करते थे इलेक्ट्रोल्स भेजते थे, सिलेक्ट करते थे, और यही इलेक्ट्रोल वोट डालते थे फिर नेशनल असेंबली के लिए। नेशनल असेंबली कंट्रोल करती थी किंग को और मिनिस्टर्स को, और इस तरीके से पूरा एक सिस्टम चल रहा था। और यहाँ पे जज को बनाने के लिए भी वोट डाले जाते थे, लेकिन एक्टिव सिटीज़न ही वोट डाल सकते थे, पैसिव सिटीज़न वोट नहीं डाल सकते थे। और आपने ये भी देखा कि अब ये डिक्लेयर हो गया था राइट्स, और ये कौन बना रहा था। अब ये जो रेवोल्यूशन किसका रिजल्ट था, जो कि 14 जुलाई 1789 में जो रेवोल्यूशन हुआ था पूरे पेरिस में, पूरे फ्रांस में, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से गांव में शहर में किस तरीके से लोग विद्रोह पे आ चुके थे, क्योंकि प्राइस बढ़ चुके थे और वो सेटिस्फाइड नहीं थे, उनको खाने के लिए भी नहीं मिल पा रहा था। और दूसरी ओर वो असेंबली से तो थर्ड स्टेट के लोग वैसे ही नाराज़ थे, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लगे हुए थे। हर तरीके से सब राजा के खिलाफ थे, और इस तरीके से फ्रांस में नेशनल असेंबली
की फॉर्मेशन होती है, थर्ड स्टेट करते हैं और अपना 1791 में वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। ये पूरा एक सिस्टम है और वो अपने राइट्स को डिक्लेयर कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अब जो ये फ्रेंच एबोलिश मोनार्की यानी फ्रांस के अंदर मोनार्की ख़त्म हो जाती है और रिपब्लिक आ जाता है, यानी अब जो सिस्टम है नेशनल असेंबली का जो सिस्टम है वो भी चेंज हो जाएगा और उसके बाद से अब किसका डोमिनेट होगा और वो रिपब्लिक कैसे बनेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।